हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 25 सितंबर को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तीनों आर्टिकल द हिंदू से लिए गए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है वेइंग इन ऑन बिजनेस एज यूजुअल विद चाइना। एक मेंस का क्वेश्चन इस आर्टिकल के थ्रू तैयार करेंगे, एड्रेस करेंगे, जिसमें हम नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे विस चाइना। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है विजिट रैप अप। इसमें हम हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की विजिट जो यूएस की रही है उसके बारे में बात करेंगे, उसके आउटकम्स के बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्रीलिम्स के लिए। और जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है इट इज़ एन ऑफेंस। द हिंदू का आर्टिकल है और इसमें पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड लीगल क्लैरिफिकेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और जितने भी लड़के देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उन्हें ये सुनना ही सुनना है। ठीक, अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे दी गई होगी। मोर पे क्लिक करेंगे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वेइंग इन ऑन बिजनेस एज यूजुअल विद चाइना। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो प्रीलिम्स वाले पॉइंट होंगे वो मैं हाईलाइट कर दूंगा। मेंस के लिए एक क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। बेसिकली जो आर्टिकल है वो इंडिया और चाइना रिलेशन के बारे में है। इंडिया और चाइना के रिलेशन 2020 के बाद काफ़ी बदल चुके हैं। पहले इंडिया बॉर्डर इश्यूज़ को और बाकी ओवरऑल रिलेशन को अलग लेकर चलता था, लेकिन 2020 गलवान वैली के बाद से इंडिया ने इंटीग्रेट कर दिया है बॉर्डर रिलेशन एंड ओवरऑल रिलेशन विद चाइना। उसके बाद से इंडिया ने कई सारे ऐसे मूव्स लिए हैं जिसमें चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश की गई है। चाइना चाहता है कि बॉर्डर डिस्प्यूट है वो तो चल ही रहा है, वो रिजॉल्व हो जाएगा, आप जो रिलेशन है उसे नॉर्मलाइज करिए। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या है कि क्या हमें चाइना के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज करना चाहिए और उसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं और कितने बेनिफिट हो सकते हैं और उसके क्रिटिसिज्म क्या हैं। इन्हीं एस्पेक्ट पर इस आर्टिकल में बात की गई है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? एनालाइज द टेंशन बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन इंडिया चाइना रिलेशन। सो यहाँ पर जो डिलेमा है वो है नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। जब भी वो चाइना से डील करेगा तो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा उसके पास आना ही आना है। एथिक्स में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल। Recent media pieces have speculated on whether India fraught relation with China are headed towards a relative thaw, and suggestions are being put forward for a more liberal attitude towards the foreign direct investment from that country. So recently कई सारे ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है जिसमें ये पता चल रहा है कि इंडिया के जो रिलेशन है चाइना के साथ वो धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं। और उसके साथ साथ ये सजेशन भी दिया जा रहा है कि इंडिया की जो FDI की पॉलिसी है उसे इंडिया को और लिबरल करना चाहिए टुवर्ड्स चाइना। जब 2020 में गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था और उसी समय पैंडेमिक चल रहा था, उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेस नोट 3 ऑर्डर रिलीज़ किया था। ये प्रेस नोट 3 ऑर्डर के थ्रू चाइना से जो FDI आ रहा था उसे कंट्रोल किया जा रहा था। डायरेक्टली चाइना का नाम इसमें नहीं लिखा गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ऑर्डर था उसमें ये कहा कि जितने भी इंडिया से बॉर्डर स्टेट हैं वहाँ से जो भी FDI आएगा वो ऑटोमेटिक रूट की बजाय गवर्नमेंट रूट से आएगा। भले ही सेक्टर में ऑलरेडी 100% ऑटोमेटिक FDI अलाउ किया गया हो, उसके बावजूद भी अगर इन कंट्री से जो कि इंडिया की बॉर्डर कंट्री है वहाँ से FDI आ रहा है तो वो गवर्नमेंट रूट से ही आएगा। बेसिकली उस समय बहुत सारी कंपनीज इंडिया की वनरेबल थी ड्यू टू पैंडमिक, इसलिए गलत तरीके से जो एक्विजिशन है इंडिया की कंपनी का उसे रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप लिया था। और ऑब्वियसली नेशनल सिक्योरिटी रीजंस तो थे ही, गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, चाइना से डिपेंडेंसी भी कम की जानी थी। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इंडिया से इकोनॉमिकली चाइना को बेनिफिट मिले, क्योंकि अगर वो इकोनॉमिक पावर बनेगा तो ऑब्वियसली मिलिट्री स्ट्रांग होगी उसकी और अल्टीमेटली नेशनल सिक्योरिटी इंडिया की थ्रेटन हो सकती है। सच a policy prescription of doing away with the restriction on Chinese FDI involves a radical departure from a policy of linkage between the state of border and the state of overall relation. So यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो इंडिया ने FDI का स्टांस लिया है उसे लिबरल करना ज़रूरी है, लेकिन अगर हम इस तरीके के
पॉलिसी रिस्ट्रिक्शन को हटाते हैं एफडीआई से, सो हमारा जो अभी तक के चल रहा है रिलेशन, जो स्टांस है 2020 के बाद से, ये उससे बहुत बड़ा डिपार्चर होगा। क्या स्टांस है अभी हमारा कि इंडिया की जो ओवरऑल रिलेशन है और इंडिया के जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, दोनों को हम एक साथ देख रहे हैं। अगर बॉर्डर डिस्प्यूट रहेगा तो ओवरऑल रिलेशन ख़राब रहेंगे, और अगर ओवरऑल रिलेशन अच्छे करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये अभी तक का इंडिया का पॉलिसी स्टांस रहा है। अगर हम एफडीआई जो पॉलिसी है उसे लिबरल कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो स्टांस होगा इससे हम डिपार्चर कर रहे होंगे, इससे हम दूर जा रहे होंगे। चीज़ें क्लियर है। नाउ बात कर लेते हैं करंट स्टेटस ऑफ इंडो चाइना रिलेशनशिप। जो करंट स्टेटस है इसे हम दो स्टेटमेंट से समझेंगे। एक जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनके स्टेटमेंट से, और रिसेंटली एनएसए अजीत डोभाल अपने काउंटर पार्ट से मिले थे चाइना के, और उसके बाद एक प्रेस नोट रिलीज़ किया है, एक रीड आउट रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने। सो इन दोनों स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझ करके समझेंगे कि अभी करंट स्टेटस क्या है इंडो चाइना रिलेशनशिप का। सबसे पहले बात करते हैं, रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने कहा है कि 75% ऑफ डिसएंगेजमेंट प्रॉब्लम विद चाइना हैव बीन सॉर्टेड आउट, बट द बिगर इशू हैज़ बीन द इंक्रीजिंग मिलिटराइजेशन ऑफ बॉर्डर। अगर हम देखें तो पहले जितना भी कन्फ्लिक्ट हुआ था, जितने भी कन्फ्लिक्ट पॉइंट थे, वहाँ पर डिसएंगेजमेंट ऑलमोस्ट हो चुका है 75% केसेस में, लेकिन स्टिल अभी 25% पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर कन्फ्लिक्ट बना हुआ है और डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है। अगर अप्रैल 2020 के पहले की बात करें तो पहले से और बाद में अभी अगर करंट स्टेटस देखें तो 25% पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर चाइना का कब्जा हो रखा है, जो कि इंडिया पहले इंडिया के लिए फ्रीली एक्सेसिबल एरिया था, या फिर इंडिया आसानी से पेट्रोलिंग कर सकता था, या फिर इंडिया उसे अपना मान रहा था। 25% अभी भी ऐसे पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट हैं जो कि रिजॉल्व नहीं हुए हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो इशू है बड़ा अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, वो है मिलिटराइजेशन ऑफ बॉर्डर। दोनों ही कंट्री लगातार अपनी आर्मी डिप्लॉय कर रही है और बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स हैं उसे वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है बॉर्डर एरिया में। डर है आने वाले समय में कि ये जो कन्फ्लिक्ट है और बढ़ सकता है, क्योंकि आर्मी मोबिलाइज की जा रही है दोनों साइड से और बॉर्डर का मिलिटराइजेशन हो रहा है। फ्यूचर में ये एक खतरा बना रहेगा, क्योंकि आर्मी दोनों एक दूसरे के सामने सामने रहेगी तो कन्फ्लिक्ट के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। दूसरा बात करते हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने रीड आउट जो है रिसेंटली रिलीज़ किया है एनएसए मीटिंग के बाद। दोनों इंडिया और चाइना के एनएसए मिले थे, उसके बाद से एक प्रेस नोट आया है, उससे देख लेते हैं। बोथ साइड्स एग्री टू वर्क विथ अर्जेंसी एंड रीडबल देयर एफर्ट्स टू रियलाइज कंप्लीट डिसएंगेजमेंट इन द रिमेनिंग एरियाज। दोनों साइड ये कह रहे हैं कि भाई हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि कंप्लीट डिसएंगेजमेंट हो, मतलब जो 25% एरिया है जहाँ कॉन्फ्लिक्ट अभी भी बना है वहाँ पर भी कंप्लीट डिसएंगेजमेंट होना चाहिए। हाउएवर देयर वाज नो इंडिकेशन ऑफ ब्रेक थ्रू इन नेगोशिएशन ऑन डिसएंगेजमेंट इन दीपसंग प्लेन एंड डेमचौक। दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर अभी भी कन्फ्लिक्ट बना हुआ है, वो है दीपसंग प्लेन और डेमचौक, और दोनों की स्ट्रेटेजिक वैल्यू इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा है, चाइना के लिए भी बहुत ज़्यादा है और इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा है। स्पेशली जो आपका दीपसंग प्लेन है वो एक प्लेन एरिया है उस माउंटेन एरिया में, और इंडिया आसानी से इस प्लेन एरिया का यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल इंडिया को फाइटर प्लेन अगर लैंड कराने हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपके जो एयरपोर्ट बेस हैं वो बनाए जा सकते हैं, है ना, रनवे बनाए जा सकते हैं। ये प्लेन एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें डिसएंगेजमेंट की बात कहीं पर भी मेंशन नहीं की गई है। ये दोनों एरिया आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है यार, है ना। तो प्री पॉइंट के हिसाब से इसे सर्च करके हम देख सकते हैं इसकी प्रॉपर लोकेशन कहाँ पर है, ये आपको प्री में पूछा जा सकता है। Nor was there any indication that India is reviewing its stance of not normalizing relation with China unless there is restoration of peace and tranquility in border area। इसके अलावा ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है जिसमें इंडिया ने ये कहा हो कि हम चाइना के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज नहीं करेंगे जब तक कि बॉर्डर एरिया कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो जाते, तब तक कि शांति जब तक कि बॉर्डर एरिया में पीस और शांति ट्रैंक्विलिटी नहीं होती है, तब तक कि हम रिलेशन बेहतर नहीं करेंगे चाइना के साथ। इस तरह का स्टेटमेंट कहीं पर भी नहीं है। इसके अलावा रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को आंटे अलॉन्ग द एलएसी विच इंडिया इंसिस्टेड ऑन वाइल रिजॉल्विंग अर्लियर स्टैंड ऑफ सिचुएशन इज नॉट बीइंग मेंशन। इसके अलावा ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है कि जो अप्रैल के पहले
जो सिचुएशन थी उसे वापस रीस्टोर करना है, ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। पहले इंडिया ने ये कई बार कहा था कि अप्रैल 2020 गलवान वैली इंसिडेंट के पहले जो सिचुएशन थी वो दोबारा से रीस्टोर करेंगे, तभी हम रिलेशन नॉर्मलाइज करेंगे। लेकिन अभी जो एक्सटर्नल अफेयर का रीड आउट आया उसमें ये सारी चीज़ें भी मेंशन नहीं की गई है। रिपोर्टेडली India border forces are unable to access at least 15 patrolling points they were traditionally visiting in Ladakh. Are we prepared to accept the new normal created by China? So अभी के समय अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे फिक्शनल पॉइंट्स हैं जहां पर इंडिया एक्सेस नहीं कर पा रहा है, पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहा है, और टोटल ऐसे 15 पॉइंट पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां पर इंडिया आज भी एक्सेस या फिर पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहा है इन एरियाज़ को। सो क्वेश्चन ये है कि जो चाइना ने न्यू नॉर्मल क्रिएट किया था अप्रैल 2020 में इन्वेजन करके, क्या उसे हमने एक्सेप्ट कर लिया है? Despite this national security situation, the Economic Survey 2024 has favored India plugging itself into China supply chains through Chinese investment in India rather than importing from China. अब ये नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन तो सभी जान रहे हैं कि कितनी क्रूशियल है। उसके बावजूद भी इकोनॉमिक सर्वे ने कहा था कि इंडिया को चाइना जो सप्लाई चेन है उसमें पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है, और चाइना के जो इन्वेस्टमेंट है उसे अलाउ करने की ज़रूरत है। चाइना का इंपोर्ट्स हम भले ही अलाउ ना करें, लेकिन चाइना के इन्वेस्टमेंट को अलाउ करना ज़रूरी है। और इन्वेस्टमेंट से मतलब लिबरल एफडीआई पॉलिसी। बहुत सारे लोगों को ये लगता है ना, जो इंडस्ट्री में है या फिर जो कुछ इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये मानना है कि चाइना से अगर एफडीआई आएगा तो इंडिया के जो इन्वेस्टमेंट गैप्स हैं और इंडिया की इनसफिशिएंट प्रेजेंस है ग्लोबल सप्लाई चेन में, वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, रिजॉल्व हो सकती है। सो चाइना से जो एफडीआई है वो इंडिया के इन्वेस्टमेंट गैप को फुलफिल कर सकता है। Most of these commentaries fail to factor in the complex dynamics of both India-China relations and the imperative of economic de-risking vis-a-vis China. So जो भी कमेंट्रीज कर रहा है कि हमें लिबरल एफडीआई स्टांस की ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं इंडिया चाइना रिलेशन के डायनामिक्स को, कॉम्प्लेक्सिटी को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, फैक्टरिंग नहीं कर पा रहा है, इसलिए इस तरह के सजेशन दे रहा है। द सपोजेड डिविडेंड फ्रॉम क्लोजर इंटीग्रेशन विद चाइना सप्लाई चेन एंड द वोइंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना आर क्वेश्चनेबल। सो बेसिकली यहाँ पर जो राइटर हैं उनका ये मानना है कि जो बेनिफिट्स हैं जो कि एफडीआई से इंडिया को मिलेंगे वो एक्चुअल में इतने ज़्यादा नहीं होंगे जितना सारे लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। सो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्रिटिसिज्म ऑफ प्रो चाइना इन्वेस्टमेंट स्टांस। सो जो लोग कमेंट्री कर रहे हैं कि एफडीआई को लिबरल करना चाहिए, उससे रिलेटेड क्रिटिसिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। 4-5 पॉइंट हैं, उसे देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इन द रीसेंट ट्रैक 1.5 एंड ट्रैक 2 डायलॉग्स चाइनीज स्कॉलर एंड ऑफिशियल डिड नॉट डिनाई दैट द स्टेटस को हैड बीन चेंज बट एक्सपेक्टेड इंडिया टू एक्सेप्ट द अल्टर फैक्ट एंड टू मूव ऑन टू फुल नॉर्मलसी इन रिलेशन। सो पहला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि ट्रैक 1.5 और ट्रैक 2 जो डायलॉग्स हुए हैं, ये ट्रैक 1.5 और ट्रैक 2 डायलॉग क्या है? Most of these commentaries fail to factor in the complex dynamics of both India-China relations and the imperative of economic de-risking vis-a-vis China. So जो भी कमेंट्रीज कर रहा है कि हमें लिबरल एफडीआई स्टांस की ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं इंडिया चाइना रिलेशन के डायनामिक्स को, कॉम्प्लेक्सिटी को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, फैक्टरिंग नहीं कर पा रहा है, इसलिए इस तरह के सजेशन दे रहा है। द सपोजेड डिविडेंड फ्रॉम क्लोजर इंटीग्रेशन विद चाइना सप्लाई चेन एंड द वोइंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना आर क्वेश्चनेबल। सो बेसिकली यहाँ पर जो राइटर हैं उनका ये मानना है कि जो बेनिफिट्स हैं जो कि एफडीआई से इंडिया को मिलेंगे वो एक्चुअल में इतने ज़्यादा नहीं होंगे जितना सारे लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। सो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्रिटिसिज्म ऑफ प्रो चाइना इन्वेस्टमेंट स्टांस। सो जो लोग कमेंट्री कर रहे हैं कि एफडीआई को लिबरल करना चाहिए, उससे रिलेटेड क्रिटिसिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। 4-5 पॉइंट हैं, उसे देख लेते हैं। In recent Track 1.5 and Track 2 dialogues, Chinese scholars and officials did not deny the status quo had been changed, but expected India to accept the altered facts and to move on to full normalcy
इन रिलेशन। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहले तो ट्रैक 1.5 और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी की बात कर लेते हैं। ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी का मतलब क्या है, बेसिकली इसमें हम इनफॉर्मल मीटिंग करते हैं चाइनीज़ ऑफिशियल और एनजीओ के साथ में, ठीक। सो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं प्लस गवर्नमेंट ऑफिशियल, अगर दोनों ही इनफॉर्मली मिल रहे हैं तो उसे हम ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी बोलते हैं। और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल बिल्कुल नहीं होते, केवल और केवल नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं जो कि इनफॉर्मली मिल रहे होते हैं और रिलेशन बेहतर करने की कोशिश की जाती है इस इनफॉर्मल मीटिंग के थ्रू। सो रिसेंटली 1.5 और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी और डायलॉग्स हुए थे, जिसमें चाइनीज़ स्कॉलर्स और ऑफिशियल से बातचीत होने के बाद उन्होंने ये तो ज़रूर कहा है कि स्टेटस को चेंज तो हो सकता है, लेकिन वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इंडिया जो आल्टर्ड रियलिटी है, जो चेंज किया गया है चाइना के द्वारा बॉर्डर में, वो स्टेटस को एक्सेप्ट कर ले, है ना, जो आल्टर्ड रियलिटी है उसे मान ले और रिलेशन नॉर्मलाइज कर ले। They reiterated four specific demands: a level playing field for Chinese company, facilitation of visa, resumption of direct flight, and permitting Chinese journalists to be stationed in इंडिया। सो वो आए थे तो उनकी 4 स्पेसिफिक डिमांड थी। पहली तो कि जो चाइनीज़ कंपनी है उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। दूसरा, फैसिलिटेशन ऑफ वीज़ा, अगर कोई आ रहा है तो उन्हें प्रॉपरली वीज़ा दिया जाए। इसके साथ साथ जो फ़्लाइट्स है वो भी कम कर दी गई थी इंडिया के द्वारा। सो रिजम्पशन ऑफ डायरेक्ट फ़्लाइट के लिए वापस रिजम्पशन करने की बात की जा रही है, वापस शुरू करने की बात की जा रही है। और जो चाइनीज़ जर्नलिस्ट थे उन्हें इंडिया में स्टेशन नहीं किया जाने दे रहा था, उसे भी परमिट करने की डिमांड कर रहे हैं। सो उनकी ये 4 डिमांड्स हैं जो अभी ट्रैक 1.5 और ट्रैक 2 डायलॉग्स में निकल कर आई थी। इंडिया पॉइंटेड आउट दैट द इश्यूज वर मेयरली सिम्टम ऑफ मोर फंडामेंटल प्रॉब्लम दैट दे हैड क्रिएटेड एंड दे मस्ट रिड्रेस्ड इज फर्स्ट। इंडिया ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, इन सारी प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम फर्स्ट प्लेस पे आई कैसे, आपने हमारे बॉर्डर में इन्वेजन किया है अप्रैल 2020 में, और आप जब तक के उस इशू को एड्रेस नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम तो सिम्टम्स है उस बड़ी प्रॉब्लम का। द मोमेंट आप वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दो, उसके सिम्टम्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। जैसे ही रिलेशन नॉर्मलाइज होंगे, ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी और इंडिया जितनी भी डिमांड है चाइना की वो फुलफिल कर देगा। सेकेंड पॉइंट है इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, ठीक। सेकेंड इशू ये है, Chinese are not inclined to address India's long-standing problem of a huge bilateral trade deficit and the impediments faced by Indian company in accessing the Chinese market. According to International Trade Center data, India's trade deficit with China exceeded $105 billion in 2023, up from $64 billion in 2021, while its export declined to $16 billion in 2023 from $23 billion in 2021. सो जो सेकेंड प्रॉब्लम है, चाइना जो है इंडिया के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है उसे एड्रेस नहीं कर रहा है, और इंडिया की कई सारी कंपनीज़ को चाइना में जो मार्केट है उसे एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है, वो प्रॉब्लम को भी एड्रेस नहीं कर रहा है। अगर हम डेटा की बात करें तो 2023 में जो ट्रेड डेफिसिट है वो $105 बिलियन पहुंच चुका है। 2021 में ये सिर्फ $64 बिलियन था। हालांकि उस समय कोविड टाइम भी चल रहा था, इसलिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही कम थे, लेकिन इंडिया का एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ है 2021 से। उस समय 2021 में $23 बिलियन था और ये गिर के 2023 में $16 बिलियन रह गया है। सो ट्रेड डेफिसिट का जो इशू है वो चाइना एड्रेस नहीं कर रहा है, और देयर हैज़ बीन नो इम्प्रूवमेंट इन इंडिया इम्पोर्ट डिपेंडेंसी vis-a-vis चाइना इन क्रिटिकल सेक्टर विच इज़ अ सोर्स ऑफ ग्रेट वनरेबिलिटी एज चाइना हैज़ established track record of weaponizing such dependencies. सो इंडिया जो है अगर उसकी बात करें कि इंडिया की जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी का इशू है वो अभी भी रिजॉल्व नहीं हो रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ एपीआई का, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, 70% ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। सो ये एक बहुत ही क्रिटिकल रॉ मटेरियल है हमारी फार्मा इंडस्ट्री के लिए। अब चाइना के साथ किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करेगा वो कौन सी इंडस्ट्री करेगी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, क्योंकि रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा, और चीप रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो इंडिया की जो मेडिसिन की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस घट जाएगी, ओवरऑल फार्मा इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सो इंडिया अपनी जो चाइना के ऊपर इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है उसको कम नहीं कर पा रहा है इन क्रिटिकल सेक्टर, और चाइना
फ्यूचर में कभी भी ये इम्पोर्ट डिपेंडेंसीज को वेपनाइज कर सकता है ना। इंडिया को पनिश करना हो तो वो बोल देगा कि हम आपको ये एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ भी रिलेशन ख़राब होते हैं तो वो बोल देगा कि ठीक है हम आपको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, देख लो आप अपना, है ना, हम आपको कुछ भी नहीं देंगे। अब बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल रॉ मटेरियल हैं जो कि इंडिया चाइना के ऊपर रिलाय कर रहा है। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसे इंडिया को रिजॉल्व करना होगा, चाइना को रिजॉल्व करना होगा इंडिया के साथ में मिलकर। थर्ड क्या है? United States led West and China are increasingly securitizing their economy and de-risking and diversifying with each other. According to Rhodium Group report, India has the highest score of all emerging and developing countries as a potential alternative investment destination to China. If India seeks closer integration with Chinese supply chain, global companies might be discouraged from considering India as their alternate node for global value chain. So United States और वेस्ट कंट्रीज़ पेंडेमिक के बाद से चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी उसे कम करना चाहती है और अल्टरनेटिव ग्लोबल वैल्यू चेन बनाना चाहती है। अल्टरनेटिव ग्लोबल वैल्यू चेन बनाने के लिए उन्हें कोई एक और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट कंट्री की ज़रूरत होगी, और चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ इंडिया को पोटेंशियल अल्टरनेटिव की तरह देख रही है इन ऑल द इमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। अगर जितनी भी डेवलपिंग और इमर्जिंग कंट्रीज़ है उसमें इंडिया सबसे अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन लोगों को नज़र आ रहा है। और उसका रीज़न ये है कि इंडिया पीसफुल कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, बहुत बड़ी जोग्राफी है, बहुत बड़ा मार्केट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ये सारी चीज़ होने के कारण इंडिया अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन सकता है। लेकिन अगर इंडिया चाइना सप्लाई चेन से क्लोज़र इंटीग्रेशन करता है तो जो ग्लोबल कंपनीज़ है वो हो सकता है कि इंडिया को एज अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन कंसिडर ना करे। सो इंडिया को जो लिबरल पॉलिसी है एफडीआई की, उसको करने से पहले इसके बारे में विचार करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट है चाइना इज स्टिल नॉट अ मार्केट इकॉनमी। सो जो नेक्स्ट इशू है वो है मार्केट एक्सेस इशू। ठीक, इंडिया की जो कंपनीज़ हैं चाइना का डोमेस्टिक मार्केट उसे एक्सेस कर नहीं पा रहा है, इसलिए तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो इतना ज़्यादा कम है। क्यों कम है? क्योंकि चाइना अब मार्केट इकॉनमी अभी है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना की जो गवर्नमेंट है वो प्राइसेस मैनिपुलेट करती है डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज के। इतने कम प्राइसेस रखते हैं कि बाहर से जो गुड्स एंड सर्विसेज आ रहे हैं वो कम्पीट ही नहीं कर पाते, और इसलिए जनरली इनका एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा होता है और इम्पोर्ट कम होता है और ट्रेड डेफिसिट हमेशा बना रहता है। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब तक कि ये इशू एड्रेस नहीं होंगे इंडिया क्यों नॉर्मलाइज करे अपने रिलेशन। फिफ्थ पॉइंट है China rigorous scrutiny of outward flows of investment in technology by its company aim to maximize domestic value chain and make the country indispensable in global technology production. So जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो लगातारली जो चाइना से इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है, जो टेक्नोलॉजी बाहर जा रही है उसे स्क्रूटनाइज कर रही है, देख रही है कि जो चाइना की टेक्नोलॉजी है कहीं वो दूसरी कंट्री को ना मिल जाए, स्पेशली इंडिया तक ना पहुंच जाए। ऐसा रिसेंटली एक स्टडी में पाया गया है। इससे उनको बेनिफिट क्या रहेगा? जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन है वो चाइना में ही रहेगा। सो हम एफडीआई चाहते हैं चाइना से, है ना, तो हम ये सोच रहे हैं कि चाइना से एफडीआई आएगा, चाइना से टेक्नोलॉजी पता चलेगी, तो यहाँ पर इंडिया में क्या कर सकते हैं हम? ग्लोबल वैल्यू चेन शिफ्ट कर सकते हैं, इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जा सकती है। लेकिन चाइना वो करने ही नहीं दे रहा है। चाइना जो है पूरी कोशिश कर रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है वो वहीं पर चाइना में ही रहे। रिसेंटली एक और रिपोर्ट आई है जिसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपनी कार मेकर कंपनी को एडवाइस किया है कि वह इंश्योर करे कि एडवांस इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजी कंट्री में ही रहे, और जो फॉरेन प्लांट्स हैं वहाँ पर नॉकडाउन किट्स भेजा जाए, एक्सपोर्ट किया जाए। मीन्स फॉरेन प्लांट्स में सारे पार्ट्स एक्सपोर्ट कर दिए जाएं ब्रेक करके, और वहाँ पर सिर्फ असेंबलिंग हो। की टेक्नोलॉजी कहाँ पर रहनी चाहिए? चाइना में रहनी चाहिए। सो टेक्नोलॉजी भी चाइना से नहीं आ रही है, एफडीआई का करोगे क्या? एफडीआई से सिर्फ पैसा मिलेगा, टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। सो एफडीआई का कोई रेलेवेंस नहीं है। इतने बेनिफिट्स जो सारे इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं वो नहीं मिलने वाले हैं। गोइंग बाय पास्ट एक्सपीरियंस इट वुड बी नेव टू एक्सपेक्ट दैट चाइना विल हेल्प बिल्ड इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़। अगर पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से जाएँ तो ये सोचना कि चाइना इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बिल्ड करने में मदद करेगा, ये नासमझी होगी। इंस्टेड चाइना कंपनी हैव प्रीफर टू इन्वेस्ट इन सेंसिटिव सेक्टर्स इन इंडिया। जो चाइनीज़ कंपनी है वो ज़्यादातर कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगी? जो कि क्रिटिकल और सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग थ्रू एक्विजिशन। और इसलिए 2020 अप्रैल में प्रेस नोट 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया था,
बिफोर बॉर्डर टेंशन एस्केलेटेड, है ना, क्योंकि पता था कि ये लोग की सेक्टर्स को एक्वायर कर सकते हैं पैंडमिक के समय। गिविंग फ्री एक्सेस टू चाइनीज कंपनी विल अट्रैक्ट लो वैल्यू एडिशन इन्वेस्टमेंट एंड बी अ रेसिपी फॉर रिटार्डेड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अ लार्ज नंबर ऑफ सेक्टर दैट चाइना सीक्स टू डोमिनेट द वर्ल्ड ग्लोबली। अगर हम चाइनीज़ कंपनी को फ्री एक्सेस दे देते हैं तो वैल्यू एडिशन तो बहुत ही कम होगा, है ना, लो वैल्यू एडिशन इन्वेस्टमेंट होगा ज़्यादातर, और क्रिटिकल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा जो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। नेक्स्ट और सिक्स क्या है, द एक्सपेक्टेशंस दैट imports from China can be reduced by boosting FDI from China is not borne out by the experience of other geographies which have received substantial Chinese investment. So ये उम्मीद रखना कि चाइना से जो इंपोर्ट है वो कम हो जाएंगे या फिर इंडिया के एक्सपोर्ट बूस्ट हो जाएंगे चाइना के एफडीआई के बाद में, ये बिल्कुल भी गलत होगा। और ऐसे एक्सपीरियंस से भी देखा गया है जहाँ पर चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पर भी इंपोर्ट कम नहीं हुए, इनफैक्ट इंपोर्ट ज़्यादा इंक्रीज़ ही हुए हैं। यहाँ पर आसियान का एग्जांपल दिया है जहाँ पर चाइना का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है 2021 से 23 के बीच में, लेकिन इंपोर्ट्स भी कहीं ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। दस फ्रॉम स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इंडिया वुड डू वेल टू टेक डिफरेंशिएटेड पॉलिसी टूवर्ड्स इकोनॉमिक रिलेशन विथ चाइना। सो स्ट्रैटेजिकली सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो इंडिया की अभी तक जो पॉलिसी रही है चाइना को लेकर के वो सही रही है। इंडिया कैन नॉट डीकपल इटसेल्फ फ्रॉम इकोनॉमी ऑफ चाइना द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर। इंडिया अपने आप को पूरी तरीके से आइसोलेट नहीं कर सकता चाइना से, क्योंकि चाइना वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर है, और इंडिया ऑब्वियसली इंडिया का जो डिपेंडेंसी है वो चाइना के ऊपर अभी भी बनी हुई है। बट इंडिया मस्ट डिसाइड विच सेक्टर ऑफ इट्स इकॉनमी इट कैन सिलेक्टिवली अलाउ चाइनीज एफडीआई बेस्ड ऑन इट्स मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेटजीज एंड कीप इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ इट्स नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सो इंडिया को इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि जो चाइना का एफडीआई है वो कौन से सेक्टर में आना चाहिए, इंडिया के कौन से सेक्टर में उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और इंश्योर करने की ज़रूरत है कि नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी बना रहे और साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी इंडिया का होता रहे। सो इंडिया को मिडिल पाथ अपनाने की ज़रूरत है अगर हम सम अप करें तो, ठीक है। सो एफडीआई जो स्टांस है उसे लिबरल तो करना होगा, लेकिन सिलेक्टिवली लिबरल करना होगा जिस सेक्टर में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, जहाँ वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा होगा, जहाँ जॉब्स ज़्यादा क्रिएट हो सकती है, जहाँ टेक्नोलॉजी इंडिया को मिल सकती है, उन सेक्टर में। क्रिटिकल सेक्टर में चाइना को अलग रखने की ज़रूरत है और नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी सर्व करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है विजिट रैप अप। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इंडो यूएस रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की 3 दिन की विज़िट थी यूनाइटेड स्टेट्स की, और उसी विज़िट के बारे में डिटेल में चर्चा की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3-day visit to US was marked by high level meetings that had 3-part focus। सो 3 डे की विजिट थी और अलग अलग डे को हम डिवाइड कर लेते हैं। इस आर्टिकल में अलग अलग डे की बात की गई है। पहले दिन क्वाड समिट ऑर्गेनाइज किया गया और उसके साथ साथ बायलैटरल मीटिंग हुई जो बाइडन के साथ में, US प्रेसिडेंट के साथ डायरेक्टली मीटिंग की गई। नेक्स्ट डे जो न्यूयॉर्क के बिजनेस पर्सन हैं और इन्वेस्टर हैं उनसे मुलाकात की मोदी जी ने, और डायस्पोरा, वहाँ पर डायस्पोरा को उन्होंने संबोधित किया है। और थर्ड आपका यूनाइटेड नेशन समिट फॉर फ्यूचर था जिसमें मोदी जी ने अपनी स्पीच दी है, उसके साथ साथ साइडलाइन में बायलैटरल मीटिंग्स भी की है कई सारे लीडर्स के साथ में। सो अलग अलग दिन जो है डिवाइड किया गया मोदी जी की विज़िट का, और इस आर्टिकल में भी हम तीनों दिन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्वाड समिट की बात कर लेते हैं। क्वाड समिट डिले ड्यू टू पॉलिटिकल साइकिल इन द 4 मेंबर कंट्री वाज मोर सब्सटेंसिव देन एक्सपेक्टेड फॉर अ फेयरवेल मीटिंग। जो क्वाड समिट था जो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था ड्यू टू पॉलिटिकल साइकिल, मतलब इलेक्शंस होने के कारण होस्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन फाइनली इसे अभी होस्ट किया गया है। अब ये आखिरी था
जो बाइडन का, क्योंकि जो बाइडन अपने ऑफिस को छोड़ने वाले हैं, वहीं जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी अपने ऑफिस को छोड़ने वाले हैं। सो ये दोनों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट था और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी सब्सटेंटिव हैं। ऐसा उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इतने बेहतर रिजल्ट्स हमें क्वाड समिट से देखने को मिलेंगे। एक जॉइंट स्टेटमेंट नोट किया गया है फॉर ए शार्प लैंग्वेज ऑन चाइनीज एग्रेशन इन द साउथ चाइना सी। सो साउथ चाइना सी में जो चाइना का एग्रेशन है उसके अगेंस्ट में एक जॉइंट स्टेटमेंट, इसके साथ साथ जो रशिया का इन्वेजन है यूक्रेन में उसके लिए भी एक शार्प क्रिटिसिज्म इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, जॉइंट स्टेटमेंट में देखने को मिला है, वेयर द लीडर्स अपहेल्ड द यूएन चार्टर ऑन सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। इसके साथ साथ लीडर्स ने जो यूनाइटेड नेशन चार्टर है उसे अपहेल्ड किया है ऑन सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। The announcement of initiative aimed at countering Chinese action will no doubt raise Beijing ire. A Quad at Sea Ship Observer mission for 2025, a maritime initiative for training in the Indo-Pacific, and a maritime legal dialogue to support the rule-based order. 3 इनिशिएटिव जो है इस समिट में शुरू किए गए हैं। पहला है क्वाड एट सी ऑब्जर्वर मिशन फॉर 2025। नेक्स्ट है मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक और मैरीटाइम लीगल डायलॉग। ऑब्वियसली चाइना जो है लगातार इस समिट को जो आउटकम है उसको उस पर नज़र टिकाए हुए है और हो सकता है कि वो इन सारे जो आउटकम्स है उसके अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन भी ले, लेकिन ये जो समिट है इसका जो रिजल्ट है, जो आउटकम्स है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नज़र आ रहे हैं। पर इंडिया हेजिटेशन इन जॉइनिंग द क्वाड मिलिट्रीज इन कंटेस्टेड वाटर इन पैसिफिक ओशन रिमेन्स, है ना। अभी भी इंडिया जो कंटेस्टेड वाटर है पैसिफिक ओशन के, वहाँ पर क्वाड जो मिलिट्रीज है उसके साथ ज्वाइन नहीं कर रहा है, वहाँ पर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है और ये जो कंसर्न है अभी भी बचा हुआ है। हो सकता है कि नेक्स्ट जब इंडिया होस्ट करे नेक्स्ट ईयर क्वाड समिट को, तब ये कंसर्न्स को रिजॉल्व किया जाए। इसके अलावा जो क्वाड कंट्री हैं उन्होंने एक और इनिशिएटिव शुरू किया है, कैंसर मून शूट टू फाइट कैंसर, है ना। तो यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों कंट्री ने मिलकर कैंसर मून शूट इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसके थ्रू जो कैंसर की प्रॉब्लम बढ़ रही है उसे एड्रेस किया जाएगा। और सबसे ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर का इशू बढ़ रहा है, उसी से रिलेटेड जो वैक्सीन है उसे रोल आउट करने की बात की जा रही है इसी इनिशिएटिव के अंदर। इंडिया में भी सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन बना लिया है। सर्वैक के बारे में आपको पता होगा, लास्ट ईयर जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, अभी इस बार प्रीलिम्स 2025 में इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सो कैंसर मूनशूट क्वाड समिट का आउटकम हो जाएगा। आपको पूछा जा सकता है कैंसर मूनशूट इनिशिएटिव प्रीलिम्स में, जिसमें एक स्टेटमेंट में आपको कहा जाएगा कि ये क्वाड समिट का आउटकम है, दूसरे में इसका ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाएगा। कौन कौन सी कंट्री ने मिल करके इसे शुरू किया है ये पूछ सकते हैं। क्वाड अगर ना लिखा जाए तो 4 कंट्री का नाम लिखा जा सकता है कि चारों कंट्री के द्वारा साथ में इसे शुरू किया गया है। सो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैंसर मूनशूट। इसके अलावा जो आउटकम, बाकी आउटकम भी आए हैं वो भी आपको पूछे जा सकते हैं। ऐसे कैसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से क्वाड समिट के आउटकम हैं, कौन कौन सी मैकेनिज्म, ऐसे 1 2 3 पूछा जा सकता है और आंसर ऑल हो जाएगा अगर ये तीनों लिखे रहेंगे। ठीक, सो ये हमारा क्वाड समिट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंडो यूएस बायलैटरल रिलेशनशिप की। India and US were able to announce progress on many strategic fronts, including military partnership for semiconductor fabrication and India acquiring Predator drone. So इंडिया और यूएस के जो रिलेशन हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, स्ट्रेंथन हो रहे हैं और उसी से रिलेटेड कई सारे इनिशिएटिव भी इंडिया यूएस ने अनाउंस किए हैं, इंक्लूडिंग मिलिट्री पार्टनरशिप फॉर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के लिए दोनों ने मिलिट्री पार्टनरशिप अनाउंस की है और इंडिया जो प्रीडेटर ड्रोन है वो एक्वायर करने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स से। हाउएवर द टाइज फेस्ड अनस्पोकन टेंशन ओवर द लिंगरिंग इफेक्ट ऑफ द पन्नुम केस, इंक्लूडिंग समन इशूड फॉर एनएसए अजीत डोभाल इन द सिविल सूट एंड अ व्हाइट हाउस मीटिंग विद द सिख एक्टिविटीज हु हैव कैंपेन्ड अगेंस्ट इंडिया। हालांकि इंडिया और यूएस के बीच में एक अनस्पोकन टेंशन बनी हुई है पन्नुम केस में। पन्नुम केस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हूँ, एक आर्टिकल में भी आ चुका है। ये बेसिकली प्रो खालिस्तानी लीडर थे और इन्हें असैसिनेट करने की कोशिश की जा रही थी, जो कि फेल अटेम्प्ट हुआ और बाद में पता चला कि इंडिया की जो एजेंसी है रॉ
IB, वो इसमें इन्वॉल्व थी। तो यूनाइटेड स्टेट्स इस बात से बहुत ज़्यादा खफा है कि इंडिया जो है US को एज अ रॉग नेशन समझ रहा है और वहाँ घुस कर के मतलब लोगों को मार रहा है, US सिटीज़न को मार रहा है। ये उनकी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट में जो यूनाइटेड स्टेट हर कंट्री के साथ करता है वही इंडिया उनके साथ कर रहा था। तो वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है और ये इशू बहुत बड़ा इशू बन गया है। अगर कहा जाए तो जो पन्नुम केस है वो वॉशिंगटन ओवरलुक करना नहीं चाह रहा है जब तक कि रिजॉल्व ना हो, और इसके लिए अजीत डोभाल को समन भी किया गया है एक सिविल सूट में। नेक्स्ट बात करते हैं जो बायलैटरल मीटिंग्स हुई है बाकी लीडर्स के साथ, जैसे कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ भी मीटिंग हुई है और पूरा वर्ल्ड इस मीटिंग को देख रहा था, क्योंकि इस मीटिंग के थ्रू ये हिंट किया गया है कि इंडिया जो है पीस प्रोसेस में इन्वॉल्व हुआ है और एज अ मीडिएटर का काम कर रहा है, जो अभी हमने रिसेंटली काफ़ी डिस्कस भी किया है। सो जो डिस्कशन हुआ है वो किसके अराउंड हुआ है, पॉसिबल सेकेंड पीस समिट के अराउंड हुआ है। नेक्स्ट बात करें डायस्पोरा इवेंट की, उसमें मोदी जी ने कहा है कि इंडिया इज़ नाउ अ स्ट्रॉन्ग वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ एंड वॉज टेकिंग अप द कंसर्न ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड ऑन द कन्फ्लिक्ट विद द ग्लोबल लीडरशिप। उसमें इंडिया ने मोदी जी ने ये कहा कि भाई इंडिया अब बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस है ग्लोबल साउथ की, ग्लोबल साउथ का लीडर बन चुका है और जो भी ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ के कंसर्न है उसे इंडिया जो है प्रॉपर तरीके से ग्लोबल लीडरशिप के सामने रख रहा है। एट द UN समिट फॉर फ्यूचर he added that the success of humanity would depend on its collective strength and not in the battlefield. So जो यूनाइटेड नेशन समिट ऑफ फ्यूचर था उसमें मोदी जी ने ये कहा कि भाई ह्यूमैनिटी की सक्सेस किस में है, कलेक्टिव स्ट्रेंथ में है, ना कि बैटल फील्ड में। सो कहीं ना कहीं रशिया और यूक्रेन जो इशू है उसको रिजॉल्व करने की बात की गई है। सो अगले कुछ महीनों में हमें देखना होगा कि इंडिया जो लॉफ्टी आइडल्स और एम्बिशन की बात कर रहा है कितना उसे प्रैक्टिस भी कर पा रहा है, ऐसा इस आर्टिकल में दिया हुआ है। ये हमारा आर्टिकल था कंप्लीट। होपफुली सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मूनशॉट इनिशिएटिव है और जो कॉर्ड के ये आउटकम दिख रहे हैं इसको आप नोट डाउन करेंगे। और आज का लास्ट आर्टिकल है इट इज़ एन ऑफेंस। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 चाइल्ड सेफ्टी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। पॉक्सो एक्ट के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड जो प्रोविज़न है उसे क्लैरिफाई किया है और वर्डिक्ट दी है। जितने भी लड़के देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, अच्छे से इस आर्टिकल को समझेंगे। Invoking the doctrine of constructive possession, it has ruled that any act of viewing or displaying of child pornographic material over the internet without actual possession or storage in any device would also amount to possession made punishable under Section 15 of POCSO, provided the person had a degree of control over such material. So, सुप्रीम कोर्ट ने कंस्ट्रक्टिव पोजेशन डॉक्ट्रिन को इन्वोक करते हुए ये कहा है कि अगर कोई भी पर्सन, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल को देख रहे हैं या डिस्प्ले कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट विदाउट एक्चुअल पोजेशन, आपने उसे डाउनलोड नहीं भी किया है लेकिन आप इंटरनेट पर देख भी रहे हैं तो भी ये पोजेशन में इंक्लूड किया जाएगा, जो कि पनिशेबल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 15 ऑफ पॉक्सो एक्ट। सो चाइल्ड पोर्नोग्राफी आप इंटरनेट पर भी नहीं देख सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है। मद्रास हाई कोर्ट का रिसेंटली जजमेंट आया था, उसमें उन्होंने एक क्रिमिनल केस को क्वेश किया था अगेंस्ट एन इंडिविजुअल हु हैड व्यूड सेक्सुअल कंटेंट इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन ऑन द ग्राउंड दैट लॉ क्रिमिनलाइज क्रिएटिंग एंड डिसेमिनेटिंग सच कंटेंट नॉट मेयरली वॉचिंग इन द प्राइवेट डोमेन। सो मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर आप प्राइवेट डोमेन में देख रहे हैं तो ये ऑफेंस नहीं है। सो और क्रिमिनल चार्जेस को क्वैश कर दिया गया था इंडिविजुअल के अगेंस्ट में। उन्होंने ये कहा था कि पॉक्सो एक्ट के अंदर जो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट है जो उसे क्रिएट कर रहा है प्लस जो उसे डिसेमिनेट कर रहा है, उसे स्प्रेड कर रहा है, उनके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी, ना कि कोई प्राइवेट डोमेन में देख रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस हाई कोर्ट के ऑर्डर को क्वैश करके ये कह दिया है कि भाई अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट प्राइवेट डोमेन में भी देख रहे हैं तो भी आपको पनिश किया जा सकता है। फर्दर एन इंटेंट टू शेयर और ट्रांसमिट सच मटेरियल कैन ऑल्सो इन्फर्ड फ्रॉम एनी फेलियर टू डिलीट, डिस्ट्रॉय और रिपोर्ट सच मटेरियल। अगर आपके पास वो मटेरियल है और
आप जो है उसे डिलीट नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं या रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये समझा जाएगा कि आप इस मटेरियल को कहीं ना कहीं ट्रांसमिट करने वाले थे, डिसेमिनेट करने वाले थे। इट हैज़ कॉशन कोर्ट अगेंस्ट नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ सम प्रोविजन सो दैट द लेजिस्लेटिव इंटेंट ऑफ पेनलाइजिंग साइबर ऑफेंसेस रिलेटेड टू चिल्ड्रन इज़ नॉट डिफिटेड। इसके अलावा उन्होंने जो लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, उन्हें उनके लिए कहा है कि भाई आप नैरो इंटरप्रिटेशन मत करिए पॉक्सो एक्ट के प्रोविज़न का, अदरवाइज़ जो साइबर ऑफेंसेस के अगेंस्ट में जितने भी प्रोविजंस हैं उनका जो मेन पर्पस है वही डिफीट हो जाएगा। इट हैज़ ड्रॉन अटेंशन टू सेक्शन 67B ऑफ IT एक्ट टर्मिंग इट अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन टू पेनलाइज वेरियस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड एब्यूज़ ऑफ चिल्ड्रन ऑनलाइन। ठीक, इसके साथ साथ उन्होंने सेक्शन 67B ऑफ IT एक्ट 2000 के बारे में भी बात की है, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविज़न है और चाइल्ड सेफ्टी के पर्पस से ये प्रोविज़न डाला गया है। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बच्चों के अगेंस्ट में, उसे रोकने के लिए ये प्रोविज़न एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविज़न है। सो ये मेनली सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी टर्म कहीं पर भी लॉ में यूज़ नहीं किया जाएगा और ना ही इसे कोर्ट की वर्डिक्ट में यूज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ऐसे कंटेंट को चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड एब्यूसिव मटेरियल कहा जाना चाहिए। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी बोल करके जो परवर्ट पर्सन है उसका ग्रेटिफिकेशन कहीं ना कहीं कर रहे हैं और चाइल्ड को एज अ विक्टिम दिखा रहे हैं। ठीक, सो ये आपको चाइल्ड पोर्नोग्राफी टर्म यूज़ नहीं करना है। ये पूरा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। एक और इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है आपके लिए वो मैं बता देता हूँ, फिर बहुत सारे आर्टिकल इससे रिलेटेड आएंगे ही। श्रीलंका के ऊपर, श्रीलंका में जो रिजीम है वो चेंज हो गई है और जो रिजीम आई है वो प्रो चाइना रिजीम है। सो मालदीव्स भी गया और अब श्रीलंका भी इंडिया के हाथ से चला गया। तो अभी श्रीलंका के बारे में जो नई गवर्नमेंट आई है उसके बारे में कई आर्टिकल आएंगे, तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।